हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग ज्योग्राफी के बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो चलिए ये शुरू करते हैं। जहाँ पर हम लोगों ने कल फिनिश किया था उसके आगे से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि। लास्ट में हम लोग ये वाला कंप्लीट किए थे जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि अगर चट्टानों की जो डेंसिटी होगी वो अधिक होगी, मतलब कि उसमें क्या होगी, जो गति होगी तरंगों की वो भी क्या होगी, अधिक होगी। तरंगों की गति यानी बोल सकते हैं स्पीड। ठीक है, अब देखिए आगे मैं क्या पढ़ा रही थी। आगे मैंने बताया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सी पार्ट बताइए। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो हमारा क्रस्ट हो जाएगा, सेकंड वाला जो हमारा पार्ट हो जाएगा वो मेंटल हो जाएगा, और थर्ड वाला जो हमारा पार्ट है वो क्रोड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। जो फर्स्ट वाला पार्ट है यानी कि क्रस्ट, क्रस्ट हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपर क्रस्ट जिसे मैं यूसी लिख रही हूँ, और एक होता है लोअर क्रस्ट जिसे मैं एलसी लिख रही हूँ। ठीक है, और जो मेंटल होता है ना, बेसिकली वो 2 टाइप का होता है। एक होता है अपर मेंटल और एक होता है लोअर मेंटल। वेरी गुड। अब इसी तरीके से आप क्रस्ट को भी डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्रस्ट भी कोर, कोर भी 2 टाइप का होता है। एक होता है अपर कोर और एक होता है लोअर कोर। इस तरीके से हमको क्या मिल गया, टोटल हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में। अब एक एक करके हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, जो अपर कोर है, जैसे आप बोल सकते हैं जो अपर कोर है वो कहीं ना कहीं वो सरफेस है जहाँ पर सभी जो है जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि रहते हैं। हम उस पर अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, हम चलते हैं उस पर ही हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि जो ऊपर वाला क्रस्ट है वो बेसिकली कितने किलोमीटर तक है, 12 किलोमीटर तक है। ठीक है, कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर। और अगर आप लोग जो है वो अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट की ओर जाएं तो ये टोटल है 30 किलोमीटर का। फिर अगर आप जो लोअर क्रस्ट है उससे लेकर लोअर मेंटल तक जाएं तो आप लोगों को भी पता है, मैंने कल भी पढ़ाया था, ये आप लोगों को आ जाएगा 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर तक तो मेंटल हो गया। अब उसके नीचे हम जाएंगे तो ये जो पूरी गहराई है सरफेस से लेकर पूरा लोअर कोर तक कितने हैं, कल कितना मैंने बताया था, 6371 किलोमीटर्स। ठीक है, इतना मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। अब देखिए पेन का कलर चेंज करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन है वो भी इसमें ड्रॉ करते हैं। देखिए आगे देखिए, सबसे पहले है अपर कोर और लोअर कोर। सबसे पहले 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे लोअर कोर और जो अपर मेंटल है, यानी बोल सकते हैं कि कोर और मेंटल को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं मोह असंबद्धता। क्या बोलते हैं, मोह असंबद्धता। इसको मैं यहां लिख देती हूँ, नोट कर लीजिएगा, असंबद्धता। असंबद्धता का मतलब क्या होता है, असंबद्धता का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, फिर उसके बाद है मेंटल और कोर के बीच भी तो कोई लाइन होगी मैम। कौन सी लाइन है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये जो है हमारा काफी ज्यादा हौच पौच हो गया है तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं और वापस से शुरू से फिर बनाते हैं। आप लोग भी अपनी रफ कॉपी में इसको बार बार ड्रॉ करेंगे तभी आपको जो है वो अच्छे से ये याद हो पाएगा, ताकि आप इसको फिर आंसर राइटिंग में यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए ये आपका हो जाएगा मोह असंबद्धता और इसको मैंने आप लोगों को बताया गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, अब आगे देखिए, ये बेसिकली क्रस्ट था, ये मेंटल था, ये लिख देते हैं अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, ये है अपर कोर, ये है लोअर कोर, ये भी सेम अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। आगे चलिए, देखिए अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को भी तो कुछ डिवाइड कर रही है एक लाइन। उस लाइन को आप क्या कहेंगे, ये वाली जो लाइन है उसको आप क्या कहेंगे, ये लाइन कहलाती है कोनार्ड। क्या कहलाती है, कोनार्ड। एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल फोकस के साथ क्लासेस देखेंगे। ठीक है, लेट कर नहीं देखना है। फिर जो मेंटल है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इन दोनों के बीच में एक लाइन है, क्या बोलते हैं उसको, रिपेली बोलते हैं, रिपेली। मैं लिखते जा रही हूँ, आप सेम टू सेम बनाते जाएंगे। फिर यहाँ पर आप लोगों को अपर कोर और लोअर कोर के बीच एक लाइन दिखाई दे रही होगी, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे लेहमन। क्या बोलेंगे,
लेहमन। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, आप लोग बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं, आना भी चाहिए। और मैंने बहुत सी बेसिक्स जो है वो कल की क्लास में भी पढ़ाई है। कल की क्लास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितने भी मैंने क्लासेस दिए, क्योंकि अगर आपको कल की क्लास जो है वो समझ में नहीं आई होगी तो आप आगे की जो क्लासेस है वो नहीं समझेंगे। तो एक बार कल की क्लासेस जो है वो देख लीजिएगा। अभी मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया है पेपर 5 का CGPCS मेंस का, लेकिन मैं आज ही बना दूंगी ताकि आपके लिए वो थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए एक मैंने छोटा सा जो है फिगर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि फर्स्ट वाले में गति जो है वो कम है, सेकंड वाले में गति ज़्यादा है। फिर उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे थर्ड वाले में जो है वो गति कम है, फोर्थ वाले में गति क्या है, सबसे अधिक है। फिर इस तरीके से आप लोग अगर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, गति थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर गति क्या हो जाएगी, थोड़ी और अधिक हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, गति जो है वो सर्वाधिक कहाँ पर है, इनर कोर में। क्यों है? आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम आपने बताया कि इनर कोर में गति जो है वो मैक्सिमम है, ऐसा क्यों है मैम? आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा। देखिए कल मैंने एक आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर कोई भी चीज़ सॉलिड है उसमें डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण स्पीड जो होगी या तरंगों की गति होगी, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव्स बोल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो मैम इनर कोर में कैसे सबसे ज़्यादा होगी? क्योंकि मैंने बताया था कि गहराई बढ़ेगा तो आपका जो है वो डेंसिटी भी बढ़ेगा और आप लोगों का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इनर कोर का डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है और ये ठोस अवस्था में है, इस वजह से यहाँ गति सर्वाधिक है। याद रखिएगा कि जो भी तरल अवस्था में या लिक्विड फॉर्म में होता है उसमें तरंगों की गति क्या होती है, कम होती है। मैंने बताया कि आउटर कोर जो है वो हमारा क्या है, थोड़ी सी एक बोल सकते हैं कि थोड़ी सी तरल अवस्था में है। तो जब तरल अवस्था में है यानी कि वहाँ पर क्या होगा, घनत्व भी कम होगा, डेंसिटी उसकी कम होगी। डेंसिटी कम होने की वजह से वहाँ गति जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना आप लोगों को समझ में आया? अब आप लोग पूछेंगे मैम जब हमारा अपर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट में क्यों हम लोगों की गति कम हो रही है? देखिए अपर क्रस्ट जो है आप लोगों को भी पता है वहाँ खेती करते हैं, किसानी करते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से बहुत लोग तालाब खुदवाते हैं, कुआं खुदवा लेते हैं। तो यानी कि जब अपनी जो दैनिक क्रियाएं सारी वहीं पर क्या हो रही है, क्रियाकलाप संपन्न हो रहे हैं अपर कोर में, मतलब कि वो कहीं ना कहीं क्या है, उसकी डेंसिटी कम है, इस वजह से तो आप लोग उस पर जो है वो कुल्हाड़ी मार के मिट्टी निकाल लेते हैं या कुछ। लेकिन अगर आप और नीचे जाएं, ठीक है, पृथ्वी के, तो आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वो एक बहुत ही ठोस एरिया होगा जो कि बिना किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के आप उसकी खुदाई नहीं कर सकते, खनन नहीं कर सकते। बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग? तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप भीतर की ओर जाएंगे ना तो गति जो है वो बढ़ेगी ही। लेकिन यहाँ पर मैंने जो है वो तुलना किया है, किससे तुलना किया है कि ऑब्वियस सी बात है जो अपर क्रस्ट है उसकी में गति कम होगी और जो लोअर क्रस्ट है ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी गति ज़्यादा होगी। फिर अगर ध्यान दें तो जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल का जो एरिया है वहाँ पर भी गति कम होगी और उससे ज़्यादा गति होगी लोअर मेंटल में। ये बेसिकली इन दोनों का हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, डिफरेंस निकाला है। फिर उसके बाद जो आउटर कोर है मैंने बताया कि वहाँ की भी जो गति होगी वो कैसी होगी, कम होगी और सबसे ज़्यादा गति होगी इनर कोर में। कहाँ होगी सबसे ज़्यादा गति? इनर कोर में। अब इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अब आगे चलते हैं। अब आपको लग रहा होगा मैम यहाँ पी वेव और एस वेव क्यों लिखा हुआ है? तो मैंने कल आपको बताया कि जो प्राइमरी वेव्स होता है जिसे पी वेव्स कहते हैं वे ठोस, तरल और गैस तीनों में होता है, ठीक है, तीनों में संचरण कर सकते हैं। बट रिमेंबर दैट वेरी वेरी क्लियरली कि जो एस वेव होता है ये ओनली क्या होता है, ओनली ठोस में ही क्या होते हैं, संचरित हो सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो अपर कोर है, सॉरी जो अपर क्रस्ट है वहाँ पर क्या है, पी और एस वेव दोनों होंगे। क्यों होंगे दोनों? क्योंकि ये ठोस अवस्था में मौजूद है, ठीक है, मतलब गलित अवस्था में तो नहीं है, ठोस अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में है क्या हमारा। अगर हमारा जो सरफेस एरिया है वो लिक्विड में होता तो आपके पैर जो है वो अंदर धंस जाते, बट आपके पैर अंदर नहीं धंसते हैं चलते हुए, मतलब ये कह सकते हैं कि वो क्या है, ठोस है। ठोस है इस वजह से वहाँ क्या होगा, पी वेव भी होगा, एस वेव भी होगा। उसी प्रकार से जो आप लोग देख रहे होंगे इनर कोर,
सॉरी इनर क्रस्ट, इनर क्रस्ट भी क्या है बताइए, इनर क्रस्ट भी क्या है, ठोस है। फिर अगर आप लोग जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मेंटल दिखाई दे रहा होगा। मेंटल का भी जो ऊपरी एरिया है वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि गलित अवस्था में है। वहाँ जो आग के बेसिकली बोल सकते हैं, आग का जो गुब्बारा टाइप का होता है, जो आग की लहरें होते हैं, लपटें होते हैं, वो घूमते रहते हैं आपस में। लेकिन ये कह सकते हैं कि बेसिकली वो जो है वो इस लेवल पे है कि वहाँ पर क्या है, पी और एस वेव दोनों है, ठीक है, क्योंकि वो उस लेवल पे गलित अवस्था में नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आउटर कोर है वो तरल अवस्था में मौजूद है, ठीक है, वहाँ पर आग की जो लपटें हैं वो बिल्कुल ही तरल अवस्था में है। इस वजह से ये यहाँ पर एस वेव नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल ठोस नहीं है, इस वजह से एस नहीं है, यहाँ पर केवल पी वेव है। याद रखिएगा, जो आउटर कोर है वहाँ पर केवल और केवल पी वेव है, एस वेव नहीं है। इनर कोर जो है वहाँ पी और एस वेव दोनों है, इस वजह से यहाँ की जो गति है वो कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चूंकि आप जान रहे हैं कि जो मेंटल है वहाँ पे चट्टानें गर्म गलित अवस्था में है, जिसे कि क्या बोलते हैं, सुघट्य अवस्था बोलते हैं, प्लास्टिक स्टेट बोलते हैं, या फिर दुर्बल मंडल बोलते हैं। दुर्बल मंडल ही जिम्मेदार होता है वोल्केनो के आने का। और आप लोगों को मैं कल बताई थी कि पृथ्वी के अंदर अगर जो आग के लपटे हैं पृथ्वी के अंदर हैं तो वे लावा कहे जाते हैं, सॉरी मैग्मा कहे जाते हैं, और अगर पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं तो वो लावा कहे जाते हैं। इतना मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बिल्कुल आप लोग उसको नोट कर रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़िए। आगे देखिए लिखा है, भूकंप शास्त्र में भूकंपीय तरंगों का जो अध्ययन है वो किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, भूकंप शास्त्र है तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करेंगे। यहाँ लिखा है कि जहाँ इनके आधार पर अप्रत्यक्ष रूप में पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है, जो कि निम्न प्रकार से है। आगे देखिए, भूकंपीय तरंगों को पिंड तरंगे एवं सतही तरंगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जहाँ पिंड तरंगे जो होती हैं वे तरंगे होती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या करती हैं, संचरण करती है। पिंड तरंगे क्या होती है, इसको नोट कर लीजिए। पिंड तरंगे क्या होती हैं, अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि बेटा बताओ तुम तो पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, पिंड तरंगे क्या होती हैं, तो याद रखिएगा जो पिंड तरंगे होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, वह तरंगे जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचरण करती हैं, उसे कहते हैं पिंड तरंगे। ये जो तरंगे होती हैं पिंड तरंगे, ये प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रकार की होती है। कल मैंने इसको आप लोगों को ड्राइंग की सहायता से बताया था, ठीक है, फिगर की सहायता से। आगे देखिए, यहाँ लिखा है कि जो प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे होती हैं वो बेसिकली प्राथमिक तरंगे जो होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में संचरण करती है, जबकि द्वितीयक तरंगे जो है वो केवल ठोस माध्यमों में संचरण कर सकती हैं। जब भी मैं आपको फिगर की सहायता से कुछ बताऊंगी तो पहले मैं फिगर की सहायता से आपको बता लूंगी, फिर उसके बाद अगर मैं ये थ्योरी पढ़ा रही हूँ, जैसे अभी आपको ये थ्योरी जो है वो पूरा याद होगा और ऐसे लगेगा कि ये तो हम सबको पता ही है। क्यों पता है, क्योंकि मैंने अभी फिगर की सहायता से आपको देखा कि पूरा मैंने इसको अच्छे से डिफाइन किया एक एक चीज़ को, तो ये आपके लिए समझना क्या हो गया, ज़्यादा इजी हो गया। उसी प्रकार से अगर हम किसी भी सब्जेक्ट का जो बेसिक्स है वो पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी बुक उठा लीजिए, उसके बाद कोई भी स्टैंडर्ड बुक, मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री का बेसिक्स पता है, फिजिक्स का बेसिक्स पता है, तो आप कोई भी बुक्स उठाएंगे तो वो चीज़ें आपको क्या होंगी, समझ में आएंगी। बट आपका बेसिक्स ही अगर क्लियर नहीं है तो आपको कोई भी टीचर पढ़ा ले या फिर आप कोई भी बुक उठा लीजिए, रट्टा मारने से तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि एग्ज़ाम का जो इतना पैटर्न आजकल इतना डायनेमिक हो गया है कि क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल ही डीप पूछ रहा है और काफ़ी ज़्यादा वैसा पूछ रहा है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे, अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चन को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे देखिए, द्वितीयक तरंगे जो है वो केवल ठोस माध्यमों में संचरित करती है, साथ ही साथ भूकंपीय तरंगों की जो गति है एवं चट्टानों के घनत्व के मध्य क्या होता है, समानुपाती संबंध होता है। मैंने आपको बताया भी था कि अगर चट्टान का घनत्व बहुत अधिक है तो भूकंपीय तरंगों की गति क्या होगी, अधिक होगी। अगर चट्टानों का घनत्व कम है तो भूकंपीय तरंगों की जो गति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लिखा है, और माध्यम में परिवर्तन होने पर भूकंपीय तरंगों के मार्ग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर आंतरिक भौतिक दशा को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ऊपरी एवं निचले क्रस्ट में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की भूकंपीय तरंगों का संचरण
पाया जाता है, जहां निचले क्रस्ट में ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा इनकी जो गति है वो तीव्र होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संपूर्ण क्रस्ट जो है वो ठोस चट्टानी परत है। इतना तो आप समझ गए। जहां निचले क्रस्ट का जो घनत्व होता है वो ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। इसी वजह से क्या है, जो निचला हुआ क्रस्ट है वहां पे गति जो होगी भूकंपीय तरंगों की वो क्या होगी, अधिक होगी। इतना तो मैंने आप लोगों को जो है वो ड्राइंग की सहायता से, फिगर की सहायता से बता दिया था और आप लोग समझ भी गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि ऊपरी मेंटल के ऊपरी एवं निचले भागों में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों भूकंपीय तरंगों का संचरण पाया जाता है, जहां निचले मेंटल वाले भागों में इनकी गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। अतः स्पष्ट है कि यह संपूर्ण भाग जो है वो कैसा है, ठोस अवस्था में है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो क्रस्ट भी है उसका संपूर्ण भाग लगभग ठोस अवस्था में है और मेंटल का भी जो पूरा भाग है वो ठोस अवस्था में है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि निचला मेंटल का जो घनत्व है वो ऊपरी भागों की तुलना में क्या है, अधिक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है ऊपरी मेंटल के निचले एवं निचले मेंटल के ऊपरी भागों में प्राथमिक तरंगों का संचरण जो है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, मंद गति से पाया जाता है, जबकि द्वितीयक तरंगे क्या हो जाती है, यहाँ विस्तृत हो जाती हैं। विद्वानों के अनुसार यह दुर्बल मंडल का क्षेत्र कहलाता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है जहां चट्टानें जो है वो गर्म गलित अथवा पिघली हुई अवस्था में सुघट्य यानी कि प्लास्टिक स्टेट जिसे मैंने बताया वो कहा जाता है ना, दुर्बल मंडल क्षेत्र को। इस क्षेत्र को निम्न गति का मंडल भी कहते हैं। क्यों निम्न गति का मंडल कहते हैं, यहाँ गति तो होती है पर वो निम्न होती है। कहाँ की हम बात कर रहे हैं, अपर मेंटल की बात कर रहे हैं। अपर मेंटल ही को दुर्बल मंडल क्षेत्र कहा जाता है, जो जिम्मेदार होता है वॉल्केनो के आने का। वहां पर पूरा मैग्मा जो है वो भरा हुआ रहता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, मूव करते रहता है। मैग्मा जो है वो बिल्कुल इस तरीके से क्या होता है, मूव करते रहता है। आगे देखिए अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर लिखा है क्योंकि यहाँ प्राथमिक तरंगों की गति में कमी आती है। वास्तव में यह क्षेत्र मैग्मा का स्रोत है जो कि ज्वालामुखी उद्गार को क्या करता है, फीड करता है। कितनी अच्छे लैंग्वेज में लिखा है, ज्वालामुखी उद्गार को फीड करता है। मान लीजिए वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आया, कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, वन डे एग्जाम या फिर पीसीएस का एग्जाम है, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी उद्गार को फीड कौन सा क्षेत्र करता है। ऑप्शन में रहेगा क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्या लिखेंगे आप लोग, क्या टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट, मेंटल। आगे देखिए जो आउटर कोर है, ठीक है, जो आउटर कोर है मैंने बताया वो लिक्विड फॉर्म में है। आउटर कोर कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। तो आउटर कोर में द्वितीयक तरंगे यानी एस वेव विलुप्त हो जाती है। इतना मैंने आप लोगों को बताया था। क्यों विलुप्त हो जाती है, क्योंकि एस वेव को चाहिए कि वो ठोस में ही संचरित होगा। वो उसकी एक बेसिकली बोलते हैं ना, हम ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं काफ़ी चूजी टाइप के होते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, ये रहेगा तो खाएंगे, अदरवाइज हम कद्दू, लौकी ये सब तो नहीं खाएंगे। तो वैसी एस वेव जो है ना काफ़ी चूजी टाइप का है। वो बोलता है कि मैं तो केवल सॉलिड में ही जो है वो बेसिकली संचरित होऊंगा, या फिर मैं सॉलिड में ही जो है वहाँ पर ही जाऊंगा, अदरवाइज जो गैस फॉर्म होगा या फिर जो मान लीजिए द्रव वाला फॉर्म होगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। बहुत चूजी है एस वेव, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए वो इतना चूजी है, उसको केवल सॉलिड में ही क्या होना होता है, सॉलिड में ही जाना होता है, या सॉलिड में ही चलना होता है, या सॉलिड में संचरित होना होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, जबकि जो प्राथमिक तरंगों का संचरण है वो मंद गति के साथ हो जाता है, जबकि आंतरिक में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों तरंगों का संचरण पाया जाता है। यहाँ आंतरिक कोर की बात हो रही है, लिखा है, और यह सर्वाधिक तीव्र गति के साथ संचरण करती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बाह्य क्रोड जहां अपेक्षाकृत कम घनत्व वाली तरल परत है, वहीं आंतरिक क्रोड जो है वो ठोस अवस्था वाला सर्वाधिक घनत्व वाला परत है। आगे देखिए, भूकंप छाया क्षेत्र पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह क्षेत्र जो भूकंपीय तरंगे ना पड़े। देखिए भूकंप छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह क्षेत्र जहाँ की भूकंपीय तरंगे ना पड़े उसे बोलते हैं भूकंप छाया क्षेत्र। देखिए न तो P न तो S, P और S तरंग छाया क्षेत्र। यहाँ पर P तरंगे जो है वो नहीं होगी तो P तरंग छाया क्षेत्र। फिर उसके बाद है अगर S वेव वहाँ पर नहीं होगा तो S तरंग छाया क्षेत्र। मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को, अगर P वेव नहीं पड़ा तो P
तरंग छाया क्षेत्र, एस वेव नहीं पढ़ा तो एस तरंग छाया क्षेत्र, और मान लीजिए कि ना तो पी ही वेव पढ़ रहा है ना तो एस ही वेव पढ़ रहा है, तो क्या होगा, पी और एस तरंग छाया क्षेत्र। अब आगे देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक सर्कल, ठीक है, ये पृथ्वी है, यहाँ पर 105 डिग्री तक जो है पी और एस दोनों है, ठीक है, लेकिन फिर आप 105 डिग्री के अगर भीतर की ओर जाएंगे तो ना पी वेव है ना एस वेव है, ठीक है, जब दोनों नहीं है तो यानी कि यहाँ पर पी और एस छाया क्षेत्र हो जा रही है, ठीक है। फिर 145 डिग्री यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके अगर आप भीतर जाएं तो पी वेव तो है परंतु एस वेव नहीं है, तो यहाँ कह सकते हैं कि एस वेव छाया क्षेत्र। तो अगर आपसे बोला जाए कि भूकंप छाया क्षेत्र एस तरंगों का पी तरंगों से अधिक है, तो स्टेटमेंट सही है या गलत है, स्टेटमेंट सही है या गलत है, ऑब्वियस ही बात है मैम सही है। आपने पढ़ाया हमें कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र जो है वो क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि एस तरंगे जाहिर सी बात है ना, वो केवल सॉलिड को ही क्या करती है, उसी में केवल गति करती है, सॉलिड में ही गति करती है ना, बहुत चूजी है, तो अगर वो उसी में गति करेगी तो मतलब बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ वो गति नहीं करेगी, जब वो गति नहीं करेगी तो वहाँ पर क्या होगा, छाया क्षेत्र हो जाएगा, बस इतना ही तो जानना है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर एक ड्राइंग बना हुआ है, यहाँ लिखा होगा फोकस और हाइपोसेंटर, ठीक है, ये भूकंप का केंद्र बिंदु होता है फोकस के बाहर आप अगर जाएं तो आपको उससे थोड़ी दूरी पर अधिकेंद्र दिखाई देगा जहाँ की सबसे ज़्यादा भूकंप महसूस होता है, जिसे एपिसेंटर बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भूकंप का जो मूल बिंदु है या फोकस बिंदु है वहाँ पर सबसे अधिक जो है वो भूकंप महसूस किया जाता है, गलत है या सही, ऑब्वियस सी बात है गलत है, क्योंकि आप लोगों को बताया मैंने भी कि मूल बिंदु जो है फोकस से अगर आप थोड़ी दूरी पर जाएं तो आपको एपिसेंटर दिखाई देगा, वहाँ आपको सबसे ज़्यादा भूकंप जो है वो महसूस होगा। आगे देखिए, लिखा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह क्षेत्र जहाँ भूकंपीय तरंगों का जो प्रभाव है वो नहीं पाया जाता है, भूकंपीय तरंगों का प्रभाव नहीं पाया जाता है, भूकंप छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए अधिकेंद्र जो है वह एपिसेंटर्स, उसे क्या कहते हैं, एपिसेंटर्स। उससे आंतरिक भाग से अगर आप 105 डिग्री की दूरी के मध्य जाएं तो आप देखेंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे दोनों प्रकार की भूकंपीय तरंगों का भी लेखन प्राप्त होता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, अर्थात सेस्मोग्राफ स्टेशन पर ये दर्ज की जाती है। तो अध्ययन से आप लोगों को क्या पता चला कि प्रत्येक भूकंप हेतु एक अलग छाया क्षेत्र होता है। ये पेज थोड़ा सा ब्लर है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, अभी जो मेरा फ़ोन है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया उसका कैमरा, अभी आप लोगों के आशीर्वाद से बस मैं नया फ़ोन लेने वाली हूँ, तो फिर आप लोगों को जो है वो सही PDF प्रोवाइड होगा, फिर तो मैं PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी देने लगूंगी, ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग क्लास को अच्छे से समझिए। देखिए लिखा है 105 डिग्री अधिकेंद्र से 145 डिग्री के मध्य प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र होता है, इतना मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन मैंने बताया 145 डिग्री पर पी तरंगों का अभिलेखन प्राप्त होता है किंतु एस तरंगों का नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, एस छाया क्षेत्र होता है, क्या होता है, एस छाया क्षेत्र होता है। देखिए इसी प्रकार एस तरंगों का छाया क्षेत्र जो है वो पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक है, जो कि पृथ्वी के धरातल के 40% से थोड़े अधिक क्षेत्रों में विस्तृत है। एस छाया क्षेत्र कितना है, 40% से थोड़ा मैक्सिमम या थोड़ा अधिक। अब आप लोग भी इतना सारा बेसिक्स और इतना सारा कॉन्सेप्ट समझ कर आप लोगों का दिमाग भी थक गया होगा, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, ये वाला टॉपिक जो है ये हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।